नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों ही नेता आपसी साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के लिए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। कहा, दोनों राष्ट्र ने औपनिवेशिक शासन से बाहर निकलकर साहस को, अपनी स्याही और लोकतंत्र को अपनी कलम बनाकर अपनी कहानियां लिखी। संसद पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान। त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कांगलू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने सम्मान को दोनों देशों की शाश्वत और गहन मित्रता का प्रतीक बताया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी को 25वां नागरिक सम्मान। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कांगलू ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों पर की चर्चा। भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को भारत की तैयारियों और अग्रिम मोर्चों पर हमारी तैनाती को लेकर दे रहा था इनपुट। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, मराठी भाषा पर गर्व करने में कोई गलत बात नहीं, लेकिन भाषा के आधार पर मारपीट करना सहन नहीं किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में। पहली पारी के आधार पर बनाई 180 रन की बढ़त। मोहम्मद सिराज ने लिए 6 विकेट। और सुर्खियों की बात, खबरों पर नजर विस्तार से। त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्रिनिदाद टोबैगो का सफल दौरा रहा और उसके बाद वो अब दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के लिए रवाना हो चुके हैं। त्रिनिदाद टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला और भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रवास के बाद मिली है। त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने आपसी साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच कुल 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते फार्मा, भारतीय सहयोग से बनने वाले 58,000 अमेरिकी डॉलर के 5 विकास कार्यों, इसमें स्वास्थ्य, सड़क के इंफ्रा विकास, राजनयिक प्रशिक्षण, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को लेकर हुए। छठा समझौता त्रिनिदाद टोबैगो स्थित विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करने को लेकर हुआ। प्रधानमंत्री के सफल दौरे के लिए त्रिनिदाद के प्रधानमंत्री ने मिठाई भेंट की। वहीं एक प्रोसेसिंग यूनिट का
प्रोटोटाइप भी प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में रेड हाउस में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नीम का पेड़ लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो की संसद को संबोधित किया। वहां की संसद को संबोधित करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा, भारत में लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक सिस्टम नहीं बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है, जरिया है। Nations rose from the shadows of colonial rule to write our own stories with courage as our ink and democracy as our pen. Today, both our nations stand as proud democracies and pillars of strength in the modern world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय महिला नेतृत्व के विकास का है। भारतीय अर्थव्यवस्था समावेशी है और लोगों को केंद्र में रखकर नई ऊंचाइयां छू रही है। ऐसे में भारत महासागर के विजन के साथ ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझेदारी कर विकास करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। India's growth is inclusive and people-centric. We see our development also as a responsibility towards others, and our priority will always be the global south. In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief, and solidarity. Our development partnerships are demand-driven, respectful, and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the Global South its rightful seat at the right table. आतंकवाद के खिलाफ त्रिनिदाद टोबैगो के सहयोग और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने आभार जताया। Terrorism is the enemy of humanity. This very Red House has itself witnessed the wounds of terror and the loss of innocent blood. We must stand united to deny terrorism any shelter or space. We thank the people and the government of this country for standing with us in our fight against terrorism. त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने बेहतर विकास किया है। We had the distinct honor of conferring our country's highest national award, the Order of the Republic of Trinidad and Tobago. And Prime Minister Modi is recognized internationally as one of the world's most respected, most admired, visionary leaders who has transformed and redefined and repositioned his own country as a prominent and dominant global power. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कांगलू ने द्विपक्षीय मुलाकात की। पोर्ट ऑफ स्पेन स्थित राष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने आपसी हितों पर चर्चा की।
ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद टोबैगो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ट्रिनिदाद टोबैगो का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार वहां की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगलू ने प्रदान किया। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम के दौरान ट्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पुरस्कार देने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये 25वां नागरिक सम्मान है। इससे पहले फ्रांस, सऊदी अरब, साइप्रस, रूस, अमेरिका सहित श्रीलंका, भूटान, गयाना, डोमिनिका और अन्य कई देश नागरिक सम्मान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिनिदाद टोबैगो द्वारा दिए गए सम्मान को दोनों देशों की गहन और ऐतिहासिक मित्रता का प्रतीक बताया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से साझा गौरव के तौर पर सम्मान को स्वीकार किया। इस सम्मान का पहली बार किसी फॉरेन लीडर को दिए जाना हमारे विशेष संबंधों की गहराई को दर्शाता है। यह संबंध हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। 180 साल पहले भारत से जो लोग यहां आए थे, उन्होंने हमारी मित्रता की नींव रखी थी। भले ही उनके हाथ खाली थे, किंतु उनके मन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विविधता से समृद्ध थे। उन्होंने आपसी सौहार्द और सद्भाव के जो बीज बोए थे, वे आज त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रति, उनकी प्रगति के प्रति और समृद्धि के रूप में साकार हो रहे हैं। ट्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार एक सच्चे मददगार की तरह मजबूती के साथ ट्रिनिदाद टोबैगो का साथ देता रहा है। Trinidad and Tobago is immensely glad to have been able to bestow upon you, sir, our nation's highest honor, in recognition of the tremendous work that you have done with our nation over the years, and for the kindness and the generosity which you have always shown to our country, and indeed our region. Your kindness and generosity to the people of Trinidad and Tobago are legendary. They have been shown time and time again, including, as we have heard, during the crisis of the COVID-19 pandemic, when 40,000 doses of COVID-19 vaccines arrived in Trinidad and Tobago as a result of your personal intervention and action. That act of kindness only further strengthened the long-standing relationship between the governments and people of both of our countries. इससे पहले घाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे अत्यंत गर्व का विषय बताया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी विदेशी दौरों के दौरान वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। घाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को दिया गया ये सम्मान 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं
यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिट्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का यह सर्वोच्च सम्मान था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 24 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। बारबाडोस ने पीएम को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गोरिटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। त्रिनिदाद टोबैगो की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रसिद्ध कलाकार राणा मोहित ने मुलाकात की। राणा मोहित ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए गाया था। प्रधानमंत्री ने साल 2018 में राणा मोहित की प्रशंसा की थी और सोशल मीडिया पर उसे साझा किया था। राणा मोहित से डीडी न्यूज़ के संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने बातचीत की। वैष्णव जन तो तेने कहिए बापू के प्रिय भजन हैं और भारत में काफ़ी लोकप्रिय हैं। दुनिया में इसकी पंक्तियां जो हैं वो कई संदेश देती हैं। राणा मोहित जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती जब भारत में मनाई जा रही थी, उस वक्त भारत के आह्वान पर जो है यहाँ पर एक भजन गाया था और बड़े चर्चित गायक हैं देश दुनिया के, और जड़ें जो हैं वो भारत से हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर पहुँचे हैं तो पोर्ट ऑफ स्पेन में उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने इस भजन को फिर गुनगुनाया। एक्चुअली मैं जब यहाँ पे है तो इंडियन हाई कमीशन ने मुझे अप्रोच किया था। उस टाइम 150 का वर्ष था महात्मा गांधी का जन्म,
तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था ये भजन आप गा सकता है। मैंने बोला हाँ मैं तो गा सकता हूँ, क्योंकि वो बोला फिर रिकॉर्ड करना है और इंडिया में भेजना क्योंकि ये है। तो मैंने मतलब पूरा गाया था और भजन फिर इंडिया में भेजा। और एंड आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू नो दैट प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया ट्विटर में वेरी लवली भजन बाय राणा मोहिब जी ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। एंड एट दैट टाइम आई फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी। कल प्रधानमंत्री जी भी आपसे मिले, उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे इस बात को साझा किया कि आपने वो भजन तब गाया था। क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री? हाँ ज़रूर। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया मैंने राणा मोहिब भी आपने ये गाया। वो जो आदमी उनके साथ बैठा हुआ उन्होंने बोला था ये राणा मोहिब जी उन्होंने महात्मा गांधी जी के वर्ष में गाया था और मैं तो बहुत खुश था उनसे मिलेंगे। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। कुछ पंक्तियां सुना पाएंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे भारत के लोगों के लिए जो 7 समंदर पार यहाँ पर हैं, और आपके उस भजन को जिन्होंने वीडियो में सुना था आज वो हमारे कैमरे के जरिए देख पाएंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो है, पर दुखे उपकार करे तो है, मन अभिमान न आन रे, वैष्णव जन तो। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा मोहिब जी हमारे साथ मौजूद थे। प्रसिद्ध गायक हैं और कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो संस्कृति, कला, ये सब जो चीज़ें हैं ये दोनों देशों को और ख़ासतौर से जुड़ती हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, पोर्ट ऑफ स्पेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी बताया। उन्होंने कमला प्रसाद के बिहार के बक्सर स्थित पैतृक जड़ों का उल्लेख किया। इससे कमला प्रसाद के गांव के लोगों में बहुत खुशी है। कमला प्रसाद बिसेसर का पैतृक गांव भेलूपुर बक्सर जिले के इटारी प्रखंड में स्थित है। कमला प्रसाद के पूर्वज उनके परदादा पंडित रामलखन मिश्रा 1880 से 90 के बीच कलकत्ता पोर्ट से वोल्गा जहाज के जरिए गिरिमिटिया मजदूर के रूप में त्रिनिदाद पहुंचे थे। कमला प्रसाद बिसेसर भारतीय मूल की उन चुनिंदा हस्तियों में से एक है जिन्होंने वैश्विक राजनीति में अपनी खास पहचान बनाई है। हालांकि उनका जुड़ाव गांव और अपनी जड़ों से अब भी बरकरार है। हम प्रधानमंत्री के भाई लगेंगे। मेरा बहन प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर जी है। मैं प्रधानमंत्री से यही अपील करता हूँ कि हमारे गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लेकर यहाँ पे आए कि हम लोगों का डेवलपमेंट कुछ आगे बढ़े, डेवलपमेंट। लेकिन हमनी का बहुत गरीब गांव के बानी जन्नी के हमनी के ना रास्ता रहे, ना पिए के पानी रहे, ना बिजली रहे। जब वहाँ के आईनी तब बिजलियों आयल और पिए के पानियों मिलल, हमनी के आवे जाए के रस्तों हो गए। तो हमनी के तो गरीब आदमी बन जाए, लेकिन वहाँ के सुन के बहुत हमनी के सारा गाँव सब खुशहाल में रहे। हाल ही में टीएमसी की एक रैली में प्रचार के दौरान टीएमसी विधायक सावित्री मित्रा की हिंदू विरोधी टिप्पणी पर भाजपा हमलावर है। भाजपा ने टीएमसी विधायक सावित्री मित्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म का खुलेआम मजाक उड़ाना, गीता का अपमान करना और वोट बैंक की राजनीति करना यही टीएमसी का असली चेहरा है। यह सिर्फ हिंदुओं का अपमान नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी पहचान पर सीधा हमला है। टीएमसी को 2026 में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने संबंधी पत्र राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को लिखे जाने के मुद्दे पर लोजपा रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एआईएमआईएम के प्रदेश प्रमुख की राजद प्रमुख को चिट्ठी लिखे जाने पर कहा कि जिन्हें इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिस मुस्लिम वोट पर राजद और उसके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं वो पहले से ही बिखर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे राजद सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रहा था, आज उसी समुदाय के लोगों को यह एहसास हो रहा है कि उन्हें महज वोट बैंक बनाया जा रहा है। अब वो खुद को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते। पत्र लिखा है, पत्र लिखवाया गया है, मुझे नहीं पता।
मुसलमान वोट जिस पे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते, तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है आज की तारीख में जिस MY समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और उनका सिर्फ निरंतरता में इस्तेमाल किया जा रहा है और अब वो अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं देना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में जयराज स्पोर्ट्स एवं कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। जयराज स्पोर्ट्स एवं कन्वेंशन सेंटर श्री पूना गुजराती बंधु समाज द्वारा निर्मित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेतागण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान पुणे के गुजराती बंधु समाज को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में गुजराती समाज का सबसे सुंदर भवन है। ये पुण्य नगरी पूरे देश में ज्ञान, राष्ट्रवाद, सामाजिक चेतना और स्वतंत्रता के लिए एक तरह का संघर्ष है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त गुजराती समाज के भवन के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगले साल के हज के लिए आवेदन 1 महीने के अंदर पोर्टल पर लिए जाने शुरू होंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने हज 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि 2025 में हज का प्रबंधन इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन और सफल प्रबंधन रहा है। किरेन रिजिजू ने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए भी हज सुविधा शुरू की जाएगी। हज का तैयारी आज से हम लोग ने शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है कि 2025 का हज आज तक का हज का इतिहास में सबसे अच्छा प्रबंधन और सबसे सक्सेसफुल हज मान सकता है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर हम 2026 का हज एप्लीकेशन लेने शुरू करेंगे। हमारा पोर्टल खुल जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टाइमली जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन टाइम में भर दिया जाए ताकि कोई भविष्य में तकलीफ ना आए। रांची में आज सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुभारंभ किया। मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री पटेल, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस केंद्र से झारखंड समेत बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों को लाभ मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। सशक्त नारी समृद्ध राष्ट्र की सोच के साथ रांची में शुक्रवार को सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह नया केंद्र झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए स्थानीय भाषा एवं संस्कृति के संदर्भों में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र न केवल प्रशिक्षण देगा बल्कि नीतिगत बदलाव की रूपरेखा तैयार करने में भी मदद करेगा। ये नया सेंटर बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति के संदर्भों में कार्य करेगा। यह केंद्र न केवल ट्रेनिंग देगा बल्कि नीतिगत बदलावों की आउटलाइन तैयार करने में भी मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना सबका साथ सबका विकास की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये समय है जब हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साथ लेकर आगे बढ़ना है। वह समय है जब हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साथ लेकर आगे बढ़ना है। पिछले 1 दशक में हमारी सरकार ने वुमेन डेवलपमेंट के लक्ष्य से एक कदम आगे बढ़ते हुए वुमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर कदम आगे बढ़ाए हैं।
इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि संस्थान के जरिए मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं से जुड़े प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकताओं को भी यहाँ पूरा किया जाएगा। यह संस्थान न केवल प्रशिक्षण देता है बल्कि सोच को भी बदलता है और समाज को, हर वर्ग को साथ लेकर चलता है। कार्यक्रम को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी संबोधित किया। उन्होंने देश की बेटियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं है। आज देश की बेटी कहीं कम नहीं। आज सुनीता विलियम्स दुनिया में उसने कमाल करके दिखा दिया। अरे जिस खेल में हम तड़प रहे थे कि पदक आ जाए, ओलंपिक में भी देश की बेटियों ने कमाल किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही स्थानीय खान पान से जुड़े फूड फेस्टिवल की विजेताओं को सम्मानित किया गया। मौके पर प्रशिक्षित युवतियों से केंद्रीय मंत्री ने संवाद भी किया और उनके अनुभव जाने। केंद्रीय मंत्री से संवाद के बाद ये युवतियां काफी उत्साहित नजर आई। सोलर पैनल के बारे में ट्रेनिंग किया, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी उसको सीख के हमको ये जो हमारे जीवन काल में हम उसको यूज भी कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का भी केंद्रीय मंत्री ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आंगनवाड़ी सह पालना घर, पोषण वाटिका, वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं की जानकारी रचनात्मक ढंग से दी गई। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान के इस छठे केंद्र के रूप में रांची में इसकी स्थापना हुई है। इस केंद्र के जरिए जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, वहाँ के जो आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाएं हैं उनका यहाँ पर प्रशिक्षण हो सकेगा। अपने सहयोगी रणबीर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद के स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ मान, सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सैन्य हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म्स के लिए पूंजीगत अधिग्रहण से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत बख्तरबंद रिकवरी वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत सामान्य इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद के लिए AON प्रदान किए गए। इसमें स्वदेशी डिजाइन और विकास को और बढ़ावा देने के लिए AON को खरीद श्रेणी के तहत प्रदान किया गया है। ये खरीद उच्च गतिशीलता, प्रभावी वायु रक्षा, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रदान करेगी और सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को बढ़ाएगी। इसकी खरीद नौसेना और मर्चेंट वेसल्स के लिए संभावित जोखिमों को कम करने में सक्षम होंगी। फौज और रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता और भविष्य की तकनीक शामिल करने की तरफ एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है। भारतीय सशस्त्र बल विभिन्न वैज्ञानिक और रिसर्च संस्थानों के साथ मिलकर इस साल सितंबर में एक सिंपोजियम कर रहे हैं। देश के विभिन्न IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड के इनोवेटर्स अपने तकनीकी एप्लीकेशन फौज के नुमाइंदों को प्रदर्शित कर पाएंगे और फौज की जरूरतों को भी समझेंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार पैनल डिस्कशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। We understand each other's capabilities, that is the capabilities of the academia and the requirements of the services and the challenges faced by both of us, and therefore to deliberate on the mechanisms of collaboration. And with this background is what this event was curated, that is Tri-Services Academia Technology Symposium, which is going to be conducted on 22nd and 23rd September. ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड गवर्नर्स की 10वीं वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने महामारी के बाद के दौर में उल्लेखनीय वृद्धि और लचीलापन प्रदर्शित किया है। व्यापक आर्थिक स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रयास और समावेशी नीति डिजाइन कई घरेलू और बाहरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक रहे हैं। भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। I am proud to share with you
all that the Indian economy has demonstrated remarkable growth and resilience in the post-pandemic era. Strong focus on macroeconomic stability, targeted efforts to promote digitalization, inclusive policy design have been instrumental in achieving this, despite facing multiple domestic and external challenges. India is poised to remain one of the fastest growing economy globally in the coming years too. दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रही 16वीं टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एग्जीबिशन एक ऐसा मंच जहां देश विदेश के खिलौना निर्माता, डीलर और बायर एक ही छत के नीचे आकर अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय आयोजन में भारत की बढ़ती टॉय इंडस्ट्री की झलक साफ दिखाई दे रही है। इस एग्जीबिशन में टिकाऊ, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से उन्नत खिलौनों की भरमार है, जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के भविष्य के लिए भी उम्मीद की किरण है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 10 सालों में भारतीय खिलौना उद्योग 10 गुना बड़ा हो सकता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 10 सालों में भारतीय खिलौना उद्योग प्रगति करेगा ऐतिहासिक रूप से। गवर्नमेंट्स अभी भी काफी प्रोत्साहन दे रही हैं टॉय इंडस्ट्री को। अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज हैं वो, और साथ ही साथ हम केंद्र से भी सहयोग देना चाहते हैं। दोनों मिला के मेरा मानना है कि हमारी टॉय इंडस्ट्री में अभी भी इतना सामर्थ्य है, इतना पोटेंशियल है, इतना ज्यादा संभावनाएं हैं, इतना बड़ा डिमांड है कि हम आज की स्थिति से 10 गुना बड़ा हो सकते हैं अगले 10 सालों में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नागर विमानन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सम्मेलन में उत्तरी क्षेत्र के 7 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने बीते 10-11 वर्षों में विमानन क्षेत्र में हुई प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि उनके मार्गदर्शन में हमने घरेलू विमान सेवाओं में दुनिया में 3रा स्थान हासिल किया है। हमने पिछले 10-11 साल में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच विचार से, उनके मार्गदर्शन में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला क्षेत्र ये सिविल एविएशन आज बना है। 8 से 10% की ग्रोथ रेट से आज हम आगे ले पाए और 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन नेटवर्क इन द होल वर्ल्ड आज भारत हुआ है। जब भी राज्य से मुख्यमंत्री हमसे मिलने आते हैं तो काफ़ी विषय उनका रहता है। हमने भी सोचा कि इतने सारे विषय अगर राज्य के पास है तो वो हमारे पास नहीं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए उस सोच के साथ हमने ये रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है। सबसे पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में सम्मेलन के आयोजन को लेकर मोदी सरकार के प्रति उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नागर विमानन सम्मेलन का आयोजन दर्शाता है कि सरकार हमारे जैसे सीमावर्ती और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में विमान सेवाओं के विस्तार को लेकर कितनी गंभीर है। हमारी तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी नागर विमानन सेवाएं बन चुकी हैं और उनका लगातार विस्तार हो रहा है। मेजबानी के लिए हमको चुना है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे जैसे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हिमालय के क्षेत्र हैं, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में और सेवाओं को बढ़ाने के लिए गंभीरता से केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषा के चलते गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर गर्व करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसे हम सहन नहीं करेंगे। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है
उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है। और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बालटाल ओएनजीसी द्वारा निर्मित यात्री निवास और आपदा प्रबंधन परिसर के उद्घाटन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बाबा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से जम्मू कश्मीर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा है। ये यात्री निवास बाबा के भक्तों को समर्पित कर मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी अरुण कुमार सिंह का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यात्री निवास को उपलब्ध कराने में सहायता की। जम्मू कश्मीर में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक उत्सव का आरंभ हुआ है और कल बाबा अमरनाथ की यात्रा की आधिकारिक शुरुआत से जम्मू कश्मीर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा है। बालटाल का यात्री निवास बाबा बर्फानी के भक्तों को समर्पित कर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अरुण कुमार सिंह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने बाबा के भक्तों के लिए इस यात्री निवास की सुविधा को उपलब्ध कराने में सहायता की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने 9 जुलाई को मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद करने की घोषणा की है। साथ ही चुनाव आयोग का घेराव करने की बात भी कही है। हालांकि भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्र ने कहा कि पप्पू यादव क्यों गलत मतदाता सूची से चुनाव कराना चाहते हैं, इसमें सुधार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पप्पू यादव चाहते क्या हैं आखिर बिहार के साथ, देश के साथ? क्यों फर्जी लोगों का मतदान करवाना चाह रहे हैं? चुनाव आयोग मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम समय समय पर करता रहा है, इसके पहले भी हुआ है। यूपीए की जब सरकार थी उस समय भी मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम हुआ है। ये सरकार का तो काम ही नहीं है। चुनाव आयोग अगर ये चाहता है कि वोटर लिस्ट के अंदर शुद्धिकरण हो, जो जेन्युइन नागरिक हैं, जो सही नागरिक हैं इस देश के, वो छूट न जाएं, वो हर हालत में मतदान करें, तो इसमें बुराई क्या है मुझे बता दीजिए। बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष पुनर्निरीक्षण यानी SIR का जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। लगभग 1.5 करोड़ घरों में BLO का पहला दौरा पूरा हो चुका है। 87% गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। राज्य में लगभग 1.5 करोड़ घरों में बूथ लेवल अधिकारियों का पहला दौरा आज पूरा हो गया है और बिहार में 24 जून 2025 तक पंजीकृत लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 87% से अधिक गणना फॉर्म राज्य में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान वितरित किए जा चुके हैं। इस अभियान के दौरान BLO मतदाताओं के घरों में 3 बार जाएंगे, इसलिए इन आंकड़ों में और वृद्धि होने की संभावना है। मणिपुर के पहाड़ी जिलों में सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की है। विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स, सेना और CAPF की संयुक्त टीमों ने 3 और 4 जुलाई की रात को टेक्नोपाल, कांगपोकपी, चंदेल और चुराचांदपुर जिलों के आंतरिक और संदिग्ध क्षेत्रों में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली।
एनटीए ने CUET यूजी परीक्षा के नतीजे आज घोषित कर दिए हैं। एनटीए ने CUET यूजी परीक्षा का रिजल्ट CUET.nta.nic.in पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके परिणाम देख सकते हैं। इस परीक्षा में 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे। CUET परीक्षा के परिणाम के आधार पर छात्र 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत 239 विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को भारत की तैयारियों और अग्रिम मोर्चों पर हमारी तैनाती को लेकर इनपुट दे रहा था। फिक्की द्वारा आयोजित न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि DGMO स्तर की वार्ता में पाकिस्तान को चीन से हमारी महत्वपूर्ण वेक्टर्स के लाइव अपडेट मिल रहे थे। जनरल राहुल आर सिंह ने चीन, तुर्की और पाकिस्तान के गठबंधन को बेनकाब करते हुए बताया कि पाकिस्तान के पास 81% सैन्य हार्डवेयर चीनी है और पाकिस्तान चीनी हथियारों की प्रयोगशाला बना है। तुर्की ने भी इस प्रकार की सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. The DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तीसरे संस्करण के प्रचार के लिए दिल्ली में एक प्रभावशाली रोड शो आयोजित किया गया। इस ट्रेड शो का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यूपी इंटरनेशनल रोड शो 2025 का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया जाएगा। इसकी थीम अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर है, जिसमें MSME, ODOP, हथकरघा, इलेक्ट्रॉनिक्स, खादी प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। रोड शो की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान ने की। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय दूतावासों और व्यापार विशेषज्ञों की भी भागीदारी रही। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 27 तारीख को MSME डे में कर्टन रेजर का प्रोग्राम लखनऊ में किया था। आज ये पहला रोड शो यहाँ पर आयोजित हुआ है। हमारे इस कार्यक्रम में पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है जो ट्रेड शो का आयोजन करता है, इंटरनेशनल ट्रेड शो का। इसमें ODOP, हस्तशिल्पी, कारीगर और जितने प्रदेश के MSMEs हैं उनको एक मंच मिलता है अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का। उस मंच के माध्यम से हमारे तमाम तरीके से जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं उनको रोजगार भी मिलता है। एक्सियोम 4 मिशन का संचालन कर रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की तस्वीरें साझा की। शुभांशु शुक्ला ने भारत से लेकर गए भोजन सामग्री को अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि क्रू मेंबर्स को खाना काफी पसंद आया। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि इसरो ने DRDO के सहयोग से आमरस, गाजर का हलवा और मूंग दाल हलवा तैयार किया था, जिसे वो अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान साथ ले गए थे।
विश्व इस वर्ष 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का विषय है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और वर्ष का विषय है सहकारिता बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और संधारणीय समाधान प्रस्तुत करना, जो इस बात पर जोर देता है कि कैसे सहकारिताएं यथासाध्य विकास को आगे बढ़ाती हैं, सशक्त समुदायों का निर्माण करती हैं और विकास को अंतिम दूरी तक ले जाती हैं। इस वर्ष 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस व्यवहारिक समाधानों और वास्तविक प्रभाव पर केंद्रित है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। दुनिया भर में 3 मिलियन सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 300 सबसे बड़ी सहकारी समितियां 2409.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार करती हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों पीसीएस यानी पैक्स के कामकाज को मानकीकृत और आधुनिक बनाने के लिए आदर्श उपनियम जारी किए हैं। पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। कंप्यूटरीकरण के लिए कुल 67,930 पैक्स को मंजूरी दी गई है। कंप्यूटरीकरण के लिए राज्यों को 752.77 करोड़ रुपए और नाबार्ड को 165.92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रत्येक पंचायत गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित की जा रही हैं। 31 मार्च 2025 तक 18,183 नई एमपैक्स डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की गूंज खेतों, गांवों और शहरों में सुनाई देती है। यहां सहकारी समितियों में एक मौन किंतु शक्तिशाली आधार है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने तक का ताना बाना बुनने और सहकार से समृद्धि की भावना का जश्न मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता पूर्व युग में एक छोटी सी यात्रा के रूप में शुरू हुई यह संस्था आज पूरे भारत में 8.42 लाख सहकारी समितियों के नेटवर्क में विकसित हो गई है। अमूल जैसे प्रसिद्ध नामों से लेकर नाबार्ड, क्रिबको और इफ्को जैसे प्रमुख भागीदारों और जमीनी स्तर पर निरंतर काम करने वाली अनगिनत छोटी संस्थाओं तक सहकारी समितियां पूरे देश में लोगों को सशक्त बना रही है। सहकारी समितियां जन केंद्रित उद्यम है, जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा वो अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। भारत में 8.42 लाख सहकारी इकाइयां समावेशी विकास को आगे बढ़ाती हैं और उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, आवास, परिवहन और अन्य गतिविधियों में संलग्न है। भारत में सहकारी समितियां कृषि, ऋण और बैंकिंग, आवास और महिला कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। सहकारी समितियां केवल संस्थाएं ही नहीं हैं, वो जमीनी स्तर से भारत के भविष्य को आकार देने वाला एक जन आंदोलन है। किसानों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाकर वो समावेशी विकास और सशक्त समुदायों को बढ़ावा देते हैं। जैसा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 मनाता है, ये सहकार से समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि सहकारी समितियां सतत विकास को आगे बढ़ाती रहें और देश के हर कोने में समृद्धि लेकर जाए। वैश्विक विस्तार की दिशा में भारत के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बड़ा कदम उठाया है। सेल ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय शुरू किया। इस कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात मंत्री एसडी कुमारस्वामी ने किया। यह कार्यालय मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में भारतीय स्टील के निर्यात को बढ़ावा देने, उद्योग संबंधों को मजबूत करने और भारत यूएई व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह पहल भारत के इस्पात उद्योग की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने और 2030 तक 300 मिलियन टन के राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसके 134वें संस्करण की शुरुआत 22 जुलाई 2025 को होगी और ये 23 अगस्त तक चलेगा। इस बार 5 राज्यों में मैच खेले जाएंगे। डूरंड कप के मेजबान राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर और झारखंड होंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 2 साल के अंतराल के बाद मैचों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने डूरंड कप के महत्व पर प्रकाश डाला। डूरंड कप भारत में फुटबॉल की परंपरा का एक प्रतीक है। मुझे अवगत कराया गया है कि डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल टीम में इस टूर्नामेंट का भाग लिए हैं। इस बार डूरंड कप पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है, बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। ये इन क्षेत्रों की जनजातीय और स्थानीय संस्कृतियों से गहराई से रचा बसा है, जो इसे केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि खेल समाज में एकीकरण का काम करता है। खेलों में लोगों, क्षेत्रों और देशों को जोड़ने की अनोखी शक्ति होती है। भारत में खेल राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहे। जब ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तिरंगा लहराता है तो सभी देशवासी रोमांचित हो जाते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 249 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने आज 3 विकेट पर 77 रन से आगे खेलना शुरू किया, जो रूट 22 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। अगली ही गेंद पर बेन स्टोक्स को 0 पर आउट कर सिराज ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। टेस्ट क्रिकेट में ये बेन स्टोक्स का पहला गोल्डन डक रहा। सिर्फ और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।